ये एक ऐसा मोमेंट है जब अगस्त का महीना आता है, बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको लगता है कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करूं। और हर एक बच्चे का अलग अलग। मैं देखता हूं कि जब मार्च से कहानी शुरू करते हैं, अप्रैल में शुरू करते हैं, कुछ मई में जोश रहता है, जून जुलाई तक जोश आता है। फिर एक डर आता है कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कौन से टॉपिक पे ध्यान देना चाहिए, मेरा बैकलॉग हो गया है, अब क्या करना चाहिए, क्या एनएससीपी में निकाल पाऊंगा। एक बहुत बड़ा गैप होता है आपकी एक्सपेक्टेशन और आपकी रियलिटी के बीच। तो मैं आपसे आज कुछ बातें करने आया हूं जो आपका एनएससीपी का समय आ रहा है, इस समय पर हमें किस तरीके से ध्यान दें, किन किन चीजों पे फोकस करना है, क्या क्या बातें अपने को दिमाग में रखनी है। और ये जो बातें आज मैं करने जा रहा हूं हर एक बच्चे के लिए अलग अलग बात। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर आप एनएससीपी की बात कर रहे हैं तो आप अलग अलग स्टेज पर हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चे पहली बार एग्जाम दे रहे हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी बार एग्जाम दे रहे हैं और जिन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया हो सकता है कुछ जेई के साथ बच्चे एग्जाम दे रहे हो। अलग अलग बच्चे हैं, तो मैं एक एक करके सभी बच्चों के बारे में चर्चा करूंगा। आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, या आपने मन में एक बार सोच लीजिए कि क्या आप क्लास 10th में पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, क्या आप क्लास 10th में पहली बार एग्जाम दे रहे थे, इसके पहले एनएससीजीएस दिया था, आईक्यूएम दिया था, तो आपको बेसिक एक्सपोजर्स है। एनएससीजीएस दिया था तो आपको बेसिक साइंस का एक्सपोजर हो गई होगा, फिजिक्स के बेसिक टॉपिक्स का एक्सपोजर हो गई होगा। आप किस स्टेज पे, उसके हिसाब से मैं सभी बच्चों के बारे में बात करूंगा। उन सभी बच्चों से मैं एक एक करके सबसे बारे में चर्चा करना शुरू कर रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं एनएसईपी के बारे में। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं कि एनएसईपी एग्जाम क्या होता है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन की डेट्स आने वाली है। हर वो एग्जाम जो जेई के लिए एस्पिरेंट है, जो जेई देना चाहता है, उसे एनएसईपी देना चाहिए। हर वो एग्जाम, हर वो बच्चा जो फिजिक्स से प्यार करता है, सिर्फ फिजिक्स में इंटरेस्ट आता है, जो फिजिक्स में आगे बढ़ना चाहता है, जो फिजिक्स में रिसर्च करना चाहता है, एमआईटी जाना चाहता है, उसे ये एग्जाम देना चाहिए। हर वो बच्चा जिसका बचपन से साइंस में एक सपना था, उसके लिए एनएससीपी है। क्योंकि यहां से आप एक बहुत लंबी रेस में निकल सकते हैं। यू कैन गेट इनटू द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, यू कैन गेट इनटू एमआईटी, स्टैनफोर्ड, आप जा सकते हैं। क्योंकि यहीं से आपका रास्ता होता है इंडियन टीम का, यहीं से आपका रास्ता होता है गोल्ड मेडल का इंडियन टीम का, यहीं से आपका रास्ता होता है ओसीएससी कैंप का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एचबीसीएससी के साथ ऑर्गेनाइज करती है। और वहां जाने वाले बच्चों को डायरेक्टली आईआईटी के अंदर एंट्री भी मिलती है। तो यस, दिस इज द वे जहां से आप एमआईटी जा सकते हैं, आईआईटी जा सकते हैं, आईवी लीग में जा सकते हैं, फिजिक्स में अपना एक करियर बना सकते हैं और जेई को भी बहुत स्मार्टली क्रैक कर सकते हैं। तो अनडाउटेडली अगर आप इसमें, आपसे कोई भी एक भी एम है, इवन नीट के बच्चे भी वो भी देते हैं, एम्स में जाना चाहते हैं वो भी देते हैं। और इसमें कहीं मुझे कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं है कि ये नीट के बच्चों को भी उतना ही बेनिफिट करता है जितना जेई के बच्चों को करता है। क्योंकि नीट का लेवल भी दोस्त अब बढ़ रहा है। तो आप कहां पर हैं? अगर आप नए हैं तो एक बार समझ लीजिए, एनएससीपी एग्जामिनेशन फिजिक्स ओलंपियाड का एक एग्जाम होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडियन टीम बिल्ड करती है, उसको ग्राउंड लेवल पर कराने के लिए आईएपीटी एक संस्था है जिसके थ्रू एनएससीपी एग्जाम पहले ऑर्गेनाइज होता है। स्कूल लेवल पर सभी स्कूल्स के साथ लोकल लेवल पर ऑर्गेनाइज होता है। फिर एनएससीपी जो फर्स्ट स्टेज बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जिसमें अराउंड 400 बच्चे होते हैं, 200 बच्चे 10वीं और 11वीं के और 200 बच्चे 12th के होते हैं। और वो बच्चे नेक्स्ट स्टेज आईएनपीएचओ की परीक्षा देते हैं, जो कि एक सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है। एनएसईपी एक ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है, 2 घंटे का एग्जाम होता है, 216 नंबर का एग्जाम होता है, 48 सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और 12 मल्टीपल चॉइस होते हैं, जिसमें मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। 2 घंटे में 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। अच्छे स्पीड एंड एक्यूरेसी की आपको आवश्यकता पड़ती है। और उसके बाद आप आईएनपीएचओ में जाते हैं, इसमें 3 घंटे के अंदर आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, या कभी कभी 5 भी सॉल्व करने पड़ते हैं। 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन जो भी होता है वो सब्जेक्टिव बेसिस पर होते हैं, आपको एक सेंटर पे जाके सॉल्व करना होता है। अगर आपने 2 ढाई क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है, सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका प्रॉपर कट ऑफ बन गया तो। जो आईएनपीएचओ में 400 बच्चे अपियर होते हैं, उसमें 20 बच्चे 10वीं और 11वीं के और 20 बच्चे 200 में से 20 और 200 में से 20, हर एक का 10% रेशियो आपका पहुंच जाता है ओसीएससी कैंप के अंदर, जिसमें जाते हैं 40 बच्चे, 20 10वीं 11वीं और 20 12वीं के। और ये बच्चे ओसीएससी कैंप के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एचबीसीएससी के साथ एक कैंप ऑर्गेनाइज करती है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज में ये कैंप ऑर्गेनाइज होता है, एचबीसीएससी संस्था के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है। और वहां पर आप 10 से 15 दिन रहते हैं एक साइंटिस्ट के ग्रुप्स के साथ। वहां आपके थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, वो पढ़ाते भी हैं और वो आपका एग्जाम भी लेते हैं। हम आपको यहां पे भी पढ़ाएंगे, हम आईएनपीएचओ के लिए पढ़ाएंगे, हम ओसीएससी के लिए पढ़ाएंगे, और जब आप ओसीएससी में सेलेक्ट हो जाएंगे तो हम आपको आईपीएचओ के लिए भी पढ़ाते हैं। तो ओसीएससी के अंदर 40 बच्चे जाएंगे, जिसमें अराउंड 6 बच्चे सेलेक्ट होते हैं इंडियन टीम के लिए, कई बार 5 भी होते हैं। तो वो 5 से 6 बच्चे इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं। इसमें कोई 10th 11th 12th का कोटा नहीं होता है, जनरली जो टॉप करेगा वो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास होते हैं टोटल 5 से 6 बच्चे जो इंडियन टीम रिप्रेजेंट करते हैं। और वहां से जो बच्चे मेडल लेकर आते हैं, सामान्यतः उनकी रैंक जी में भी बहुत अच्छी होती है और वो एमआईटी की तरफ भी मूव कर जाते हैं या अच्छी यूनिवर्सिटीज की तरफ मूव कर जाते हैं, उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वे आउट। कौन से बच्चे एलिजिबल हैं? प्राइमरली ये क्लास 11 12 के बच्चे होते हैं, लेकिन 10th के बच्चे भी इनवाइटेड होते हैं और 10th के बच्चों का भी सिलेक्शन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबल क्लास 10 स्टूडेंट कैन आल्सो अपीयर इन दिस टाइम। स्ट्रांग कंसेप्चुअल फिजिक्स आपको चाहिए होती है और मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं यहीं पर बात करूं मेरे भाई, अगर समय की बात की जाए तो अभी समय बचा है, 90 दिन की बात चल रही, 90 से ज्यादा ही दिन है, लगभग 13 हफ्ते बचे। 13 हफ्ते के दिन, हफ्ते में आप 20 से ज्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि लास्ट में आपके मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, वीक में 2 2 3 3। और अगर आप यहां 15 दिन का रिवीजन करने आ गए तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना पड़ता है। मैं आपको सभी को बता दूं बेटा
कि नवंबर के महीने में हम लोग प्री डिपार्चर कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं एनएससीपी के पहले, जिसमें हम लोग बच्चों को बुलाते हैं और यहाँ उनको ट्रेन करते हैं फॉर एनएससीपी एग्जामिनेशन, जिसमें डेली टेस्ट होता है, डेली आपकी क्लासेस होती है, 12 घंटे आपको रिगरस पढ़ाया जाता है, जो आपके रिवीजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो अभी समय पर्याप्त है। अगर वो समय पर्याप्त है तो इस समय को हमें बेहतर तरीके से यूज करना है। आप दिन मत समझो, आप ये समझो कि मुझे अपने टारगेट को कैसे मीट करना है, और ये हर दिन हर बच्चे का अलग होगा। अगर आप 10th में हैं, आपका बैकग्राउंड अलग था, तो आपको अलग तरीके से सोचना होगा। सिलेक्शन के लिए ओनली नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। इसलिए समझते हैं दोस्त, अगर आप फर्स्ट टाइमर है, कभी प्रिपेयर नहीं ओलंपियाड के लिए, अगर आप जे स्टूडेंट हैं, रिपीट एस्पिरेंट हैं, क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, तो आपको कैसे करना है, मैं उन सब बच्चों की स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करना शुरू करता हूं। उम्मीद कर रहे हैं आपने मन में सोच लिया होगा या आप मन में पहचान गए होंगे मैं कौन हूं। अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और अपने फाउंडेशन को डेवलप करना चाहते हैं, तो एक बात याद रखिए कि आपको अपने आप को कंसेप्चुअली पिक करना है। और एक बात मैं बता दूं कि एनएसईपी के अंदर सिलेक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि आपका 100% सिलेबस कवर हो। उससे ज्यादा जरूरी है कि जो भी चीजें कवर हो वो अच्छे से कवर हो, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स का कट ऑफ भी कम जाता है। 216 में से अगर आप टॉप स्टेट्स में हैं, जो जैसे राजस्थान है, दिल्ली है, तेलंगाना है, ऐसे स्टेट्स में अगर आप हैं तो आपका कट ऑफ अनडाउटेडली थोड़ा हाई जाता है। 10th के बच्चों का कट ऑफ 120, 115, 110 के राउंड चला जाता है, और जो 11-12 के बच्चे हैं उनका कट ऑफ 140 150 के राउंड चला जाता है 216 में से। लेकिन ये टॉप स्टेट्स का ही होता है। बहुत सारे स्टेट जैसे बिहार है, यूपी है, वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा तो भी डिसेंट हो गया, बट उड़ीसा है, महाराष्ट्र के कुछ रीजन है, वहां पे कट ऑफ थोड़ा कम ही जाता है। और वहां कट ऑफ कम जाता है तो आप लगभग 100 110, अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो 100 के अंदर भी आपका सिलेक्शन पॉसिबल होता है। तो 216 में से अगर आप 10वीं के बच्चे हैं, 11वीं के बच्चे हैं, और आप एक नॉर्मल स्टेट से लाई कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन लेस देन 50% मार्क्स में पॉसिबल होता है। 216 का 50% कितना होता है दोस्त? 108 नंबर। तो 108 नंबर पे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है, ऐसा नहीं कि नहीं रहती। इवन इस बार पंजाब का कट ऑफ हाई रह गया था, बट जनरली कम रहता है, तो आप वहां से सेलेक्ट हो सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपने को टारगेट क्या करना है? अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली चीज, जो चीजें पढ़े वो अच्छे से पढ़े, फोकस होकर पढ़िए। मैकेनिक्स पे ज्यादा फोकस करिए, इलेक्ट्रिसिटी पे ज्यादा फोकस करना है, हीट पे ज्यादा फोकस करना है, वेव। मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बताता हूं कैसे करना है, लेकिन एक चीज याद रखो जो मैंने यहां लिखी, नेवर जंप डायरेक्टली टू एडवांस। नहीं सर, मैं यूडो सॉल्व कर लेता हूं, सर यूडो सॉल्व कर लूं तो हो जाएगा क्या? मैं पागल है क्या? एचसीवी तेरी बनी नहीं है, यूडो से क्या कर लेगा तू? मॉड्यूल तेरा बना नहीं, डीपी भी तूने बनाई नहीं है। कभी भी डायरेक्टली नहीं जाना। हर सफलता स्टेप बाय स्टेप चलने से ही मिलती है। जो बच्चे छलांग लगाते हैं वो बीच में खाई में गिर जाते हैं। छलांग से सफलता नहीं मिलती है, और अगर मिल गई तो वो परमानेंट नहीं होती। अगर तुक्के से मिल गया कुछ तो वैसे बहुत मुश्किल होता है, मिल गई तो अगले पल बाहर हो जाओगे, क्योंकि वो अप्रोच है ही नहीं टॉपर बनने का। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो अपने को टॉपिक वाइज एक रोड मैप रखना पड़ेगा अपने पास। और टॉपिक वाइज क्या, अपने को कुछ इजी के टॉपिक है जिसके लिए आपका बैकलॉग अगर कुछ है भी तो भी कोई टेंशन नहीं, बैकलॉग फ्री है। रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न, फ्लूइड, बैकलॉग फ्री टॉपिक्स, इनको फोड़ दो। मतलब फ्लूइड के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा मैकेनिक्स की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल मैकेनिक्स से काम चल जाता है, जो जनरली आप लोगों ने पढ़ी होती है। रे और मॉडर्न में तो आपको काफी कम चीजों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मॉडर्न में आप लोगों ने केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पढ़ी होता है, तो उसका बहुत सपोर्ट मिल जाता है। तो ये तीन ऐसे टॉपिक है जो इजी के लिए जिनका वेटेज काफी हाई रहता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इन टॉपिक को मास्टर जरूर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रोटेशन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, थर्मोडायनेमिक्स, मैं इनको बहुत हाई वेटेज देता हूं इन टॉपिक्स का, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा रहा है। तो अगर आपने ये 7 टॉपिक, 4 मस्ट और 3 इजी के, अगर आपने इनको कर लिया अच्छे से, तो देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। देयर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी। ऑब्वियसली बात है कि आप रोटेशन पढ़ने जाएंगे तो आपको बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स तो आता ही होगा, काइनेमेटिक्स आता ही होगा, एनएलएम आता ही होगा, वर्क एनर्जी आता ही होगा, राइट? तो डायरेक्टली तो नहीं जंप कर जाओगे। तो रोटेशन का मतलब ये होता है कि आपने मैकेनिक्स के बेसिक्स पढ़े हुए हैं। तो जो एनएससी जेएस बच्चे ने लास्ट ईयर दिया है उनके लिए बहुत ईजी है। उन बच्चों के लिए ये टॉपिक रामबाण है। ये 7 टॉपिक पढ़ लिए, आप एनएससीपी सिलेक्शन के बहुत करीब आ जाएंगे। 7 टॉपिक कौन से? इजिकल के 3, मॉडर्न, रे ऑप्टिक्स एंड फ्लूइड, ये इजिकल के 3 टॉपिक, और रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी और आपका थर्मोडायनामिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इनको करो, काम खत्म। और ये हर उस बच्चे के लिए स्ट्रेटजी है जिस बच्चे का अभी बैकलॉग हो गया है। तो अपनी मैकेनिक्स को अच्छा कर लो और रोटेशन तक खत्म कर लो, फ्लूइड पे कूद पड़ो, और उसके बाद रे ऑप्टिक्स। अब इसके बाद अगर समय बचे तो क्या करें? अगर समय बचता है मेरे भाई, तो मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि वेव को फॉर्मूला बेस्ड तरीके से पढ़ लीजिए, बहुत यूज आती है, बहुत इजी टॉपिक है वेव एंड वेव ऑप्टिक्स। कई बार बच्चे को अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है कि सर वेव और वेव ऑप्टिक्स में क्या करें, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है, बट आई रिकमेंड कि आप सिंपल सा एक काम करो, वेव और वेव ऑप्टिक्स को आप फॉर्मूला बेस्ड तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम चीजें फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, नए क्वेश्चन नहीं बनते। जो क्वेश्चन मैकेनिक्स, इलेक्ट्रो में पॉसिबल होते हैं वो क्वेश्चन वेव्स में पॉसिबल कम होते हैं। आपको स्टैंडिंग वेव के फॉर्मुलेज अगर पता है तो जनरली क्वेश्चन उसी के अराउंड आता है, वही रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट होगा, वही सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट होगा, वही चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो मैं इसके बाद इजी के टॉपिक में डालता हूं वेव्स को, लेकिन अगर इतना खत्म कर लें उसके बाद, ठीक है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं दोस्त। अगर आप जेई में 11th में हैं तो आप 12th के ये टॉपिक रे, इलेक्ट्रो, करंट एंड मॉडर्न,
ये 4 टॉपिक आप 12th के फोकस करिए। 11th का सिलेबस जहां तक जिस सीक्वेंस में चल रहा है उस सीक्वेंस में पढ़िए। फोकस करिए कि आपकी फॉर्मुला बेस्ड अप्रोच बेटर हो, आपके फॉर्मुले रटे हुए होने चाहिए, उन सभी में आपकी स्पीड अच्छी हो, सिंगल करेक्ट को आप एक्यूरेटली सॉल्व कर रहे हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू के स्टैंड पैटर्न स्टैंड क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। तो जेई की प्रिपरेशन जो होती है दैट इज वेरी मच इन लाइन विद द एनएसईपी। और एनएसईपी के अंदर जैसा जैसा जेई का सिलेबस है वैसा ही सारी कहानी है। तो 11th अगर आप जेई की पढ़ रहे हैं, उस जेई 11th को तेज मत करना, आराम से, क्योंकि अभी तक मोस्ट वाली रोटेशन तो खत्म हो गया होगा आप लोगों का, या रोटेशन चल रहा होगा, या सेंटर ऑफ मास के आसपास आप लोग कहीं पर होंगे। तो तसल्ली से रोटेशन खत्म करो। उसके बाद आपका एसएचएम होगा, वेव्स होगा, या थर्मोडायनेमिक्स की तरफ आप जाएंगे, फ्लूइड की तरफ आप जाएंगे, डिपेंड अपॉन कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। तो जैसे भी आप लोग पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक आप पढ़े उस सीक्वेंस में आप आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी मत करिए, ठीक है ना। बढ़िया होमवर्क सॉल्व करिए, बढ़िया अच्छे से करिए, क्योंकि आपका नवंबर तक का समय है। नवंबर तक आपका 11th का 80 से 85% सिलेबस खत्म हो जाएगा। लास्ट में हो सकता है कि आपका थर्मोडायनेमिक्स बच जाए, क्योंकि कई लोग हीट लास्ट में पढ़ाते हैं, या हो सकता है एसएचएम में वेस्ट पार्ट बच जाए। जो बच जाए उसको फॉर्मुला बेस्ड तरीके से पढ़ लेना, ठीक है ना। बाकी में जल्दबाजी मत करना 11th को, तो ध्यान सुन लो। पैरेलली डेली 1 घंटा निकाल के इन 4 टॉपिक को ठोक दो, बस खत्म। एनएससीपी सिलेक्शन पक्का तुम्हारा, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हें। नेक्स्ट आता है जो 12th के बच्चे हैं। बहुत सारे बच्चे 12th के होते हैं जिनको लगता है कि सर मैं एग्जाम दूं भी या ना दूं। अगर तुम जेई दे रहे हो तो एनएसईपी वो एग्जाम है जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तो एनएसईपी एनएसईसी ये वो एग्जाम्स होते हैं जो जेई के पहले आपकी आंखें खोल देते हैं कि मैं कितने पानी में हूं, कितने गड्ढे में हूं, मेरी औकात क्या है, मुझे पहले पता चल जाती है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इसके पहले मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे जो 12th में थे, बढ़िया बढ़िया कर रहे थे। मैंने बोला एनएसईपी सबको भरना, कहता रहे सर क्यों भर, मैंने कहा भर भाई, सब गिरे थे नीचे। उसके बाद उनकी जेई में रैंक 200 250 300 सबकी आई, लेकिन एनएसईपी में कई बच्चे तो सेलेक्ट भी नहीं हो पाए थे। उसके बाद जेई में रैंक 300 350 पहुंचा दी थी। गिरते हैं ना तो दम से उठने का भी मौका मिलता है। गिरना बहुत जरूरी होता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो गिरना बहुत जरूरी, गिरो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, अपने इस मोमेंट ऑफ टाइम पे मल्टीप्लिसिटी छोड़ दो, रैंडमाइजेशन छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। कुछ नहीं, ये नहीं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं सब कर लूं। तुम भाई साहब इंसान हो, इंसान की तरह बिहेव करो, भगवान मत बनो। मैं सब कर लूंगा, नहीं कर सकते तुम सब। आराम से, तसल्ली से, अच्छे से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कोई ऐसा नहीं कुछ छूट रहा है, कुछ नहीं छूट रहा है। आपने 11th का रिवीजन करना शुरू करो। हम लोगों ने, अगर आप हमारे 12th के बैच में, तो आपका टीआरपी बैच आ ही गया है, टॉपर्स रिवीजन प्रोग्राम जो हमारा होता है, आप उसके माध्यम से 11th के टॉपिक का रिवीजन शुरू हो चुका है। आप पूरा रिवीजन, मतलब मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 12th में है तो टीआरपी वरदान है आपके लिए, क्योंकि नवंबर में 8 नवंबर तक हम आपका पूरा रिवीजन स्ट्रेटेजिकली करा देंगे। उसके बाद पीटीसी के अंदर आपको और अच्छे से करा देंगे, आपका पूरा काम सेट हो जाएगा, कहीं पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको जरूर करें। चैप्टर्स जो आपके वीक रह गए हैं उनको अच्छे से पकड़ लीजिए, पढ़ लीजिए। जो आपका सिलेबस जहां चल रहा है उसको तसल्ली से खत्म करिए। कृपया करके वेव ऑप्टिक्स, लास्ट मोमेंट पे सेमीकंडक्टर, इनको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स फॉर्मुला बेस्ड होते हैं, 2-2 3-3 लेक्चर के टॉपिक्स होते हैं, और कई बार हम इनको छोड़ देते हैं। इनमें इनकी डेप्थ बहुत ज्यादा नहीं है, ना ही इनको बहुत डेप्थ में पूछा जाता है। तो अगर डेप्थ में नहीं पूछा जाता है तो इनकी वो फॉर्मुलेज आपको रेडी होने चाहिए। क्लास 12th में आप हैं, किसी भी टॉपिक को, इवन मॉडर्न फिजिक्स टॉपिक को भी हल्के में मत लीजिएगा। आसान टॉपिक है, इजी हो जाता है, बस आप इसको तो बाद में कर लेंगे, पहले रोटेशन निपटा लेते हैं, ऐसी अप्रोच मत रखना। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी रहती है और सही होने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए उसको जरूर साथ में लेके चलना। ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंटली बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आप एक्सपीरियंस हैं, आपको सब चीजें पता है, तो उसका ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। अगर आप क्वालिफाइड है, आपने 11th में 10th में एक बार एनएससीपी क्वालिफाई किया, तो आप सभी को पता है कि आपको स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करना है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो मैं ये मानता हूं कि इस बार भी आपके क्वालिफाई होने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आपका फोकस अनडाउटेडली सेकंड स्टेज की तरफ होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बीच का स्पेस बहुत छोटा होता है। वहां पर लास्ट टाइम अगर आप एनएसबी क्वालिफाइड है, आईएनपीएच नहीं निकल पाए, तो आपको पता होगा कि उस मोमेंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, ज्यादा से ज्यादा चीजें करने का समय कम मिल पाता है, इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं उस जगह लैग कर जाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, इसके लिए आवश्यक है कि आप अभी से अपने एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग पर चले जाइए, मल्टी कंसेप्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऑप्टिमाइज करो, एक्यूरेसी इंप्रूव करो, गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, राइट। और आपके आईएनपीएचओ के क्वेश्चन जरूर करिए, उनका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास हमारे एडवांस बैच का एक्सेस, उससे जरूर करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लास। अगर आप 11th-12th के बच्चे हैं तो मैं ये मानता हूं कि आपका थोड़ा फिजिक्स के प्रति अच्छा कंसेप्ट होगा, आप एडवांस की तरफ जरूर जाएं। लेकिन अगर आप 10th में हैं तो आप अपने कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को फोकस ज्यादा करें, क्योंकि 11th-12th में आप प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना और कंसेप्ट खिल के आएगा। 10th के केस में क्या होता है, जल्दबाजी के चक्कर में आप याद करना शुरू कर देते हैं। वो स्ट्रेटजी मत अपनाइए, आपके पास बहुत समय है, आप अच्छे से कंसेप्ट को बिल्ड करिए, स्ट्रेंथ करिए अपने मैथमेटिक्स को, जिससे आप क्वेश्चन के अंदर कॉन्फिडेंट फील कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायरेक्टली बिल्कुल भाई साहब डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली मत चले, पहले थॉट डेवलप करो, थॉट प्रोसेस डेवलप करो, ठीक है ना दोस्त। एंड दैट अगेन इज पिलर्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो फिजिक्स कंसेप्ट, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और टेस्ट एनालिसिस, ये 4 ही पिलर है।
टेस्ट की एनालिसिस करना मैंडेटरी है, उसी से अपना काम बनेगा। तो टेस्ट एनालिसिस करो, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रखो, एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा हो सके उतनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, लेकिन एक बात ध्यान रखना गुरु, प्रॉब्लम सॉल्व जब तक तुम्हारे दिल के मेथड से ना हो तब तक उसे सॉल्व मत मानना। अगर दिल का मेथड गलत है तो पता चल जाना चाहिए कि सर हम ये गलत सोच रहे थे, ताकि दोबारा तुम्हारा दिल तुम्हारा दिमाग वो मेथड ना लगाए। क्योंकि अल्टीमेट एक ही चीज होती है, कॉन्फिडेंस उसी चीज से आता है कि जब आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट, फर्स्ट अप्रोच सटीक बैठना शुरू करती है, उसी को कॉन्फिडेंस बोलते हैं। लोग मेरे से कहते हैं सर फिर कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आए? मैं बस एक ही चीज कहता हूं गुरु, कॉन्फिडेंस लाने की कोई दवाई नहीं है। जिस दिन से तुम्हारे दिमाग की पहली अप्रोच तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बन गई, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन गया। और उसके लिए सिर्फ तुम्हें एक काम करना है कि अभी जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उन्हें उन्हीं अप्रोच से बिल्ड करो, तो तुम्हारी अप्रोच सुधरती जाएगी। दिमाग ने अगर कोई गलत अप्रोच भी दी है तो वो इंप्रूव होती जाएगी। अगर तुमने आज अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और तुमने ये सोच के सॉल्व किया कि इसको सर ने ऐसे कराया तो मैं भी ऐसे ही कर देता हूं, मैं जो सोच रहा हूं वो क्यों सोचूं, बस खत्म हो गया कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस पाने की जो साइकिल है उससे भी तुम बहुत दूर हो गए। पैटर्न छोड़ दे गुरु, पैटर्न छोड़ दे। क्वेश्चन आ रहा है, सर ने कंसेप्ट समझाया कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो यहां पर है क्या सर, इसमें वाई में लग रहा है, इसमें एक्स में लग रहा है, तो वाई का मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, एक्स का मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं। एनर्जी को लिखते हैं, कहीं पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी को लिखते हैं, करते हैं। कई बार कॉन्फिडेंस इस बात पे नहीं आ रहा होता है कि थीटा एंगल सही नहीं बना पा रहे, डायग्राम सही नहीं बन रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्योंकि सर ने जो डायग्राम बनाया था हम तो उसे समझते थे, अब सर इसमें तो लिख के आ गया है। वहीं कृपा वहीं रुकी हुई है दोस्त। डायग्राम अच्छे बनाओ, डायग्राम अच्छे बनाओगे, अप्रोच सही बिल्ड होगी, अप्रोच सही बिल्ड होगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप शानदार हो जाएगा। तो उसको मत छोड़िए, उसको लेकर आगे बढ़िए दोस्त। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने वीकली शेड्यूल को बनाओ कि मुझे इतने प्रैक्टिस करनी है, मुझे हर दिन। अपना सबका अलग अलग होगा, मैं तो एक जनरल बता रहा हूं कि आप मंडे के टॉपिक डिसाइड करिए, कंसेप्ट्स के अंदर घुसिए और उसके करस्पॉन्डिंग वीकली शेड्यूल्स को बनाओ। ये एक ब्लूप्रिंट टाइप का है ना, मैंने अगेन बोला सबके लिए अलग अलग, सबके टॉपिक्स अलग होंगे, सबको लेवल ऑफ कंसेप्ट्स अलग होगा, किसको कितना। लेकिन कई बच्चों को क्वेश्चन है सर मिनिमम कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा अगर एनएससीपी क्वालिफाई करना है? तो मेरे दोस्त, तुम्हें तुम्हारा बैकलॉग पता है, तुम्हें तुम्हारा स्टेटस पता है, और तुम्हें तुम्हारी उड़ान पता है कि तुम्हें कहां तक जाना है। तो कोई फिक्स आवर नहीं। मिनिमम टू मिनिमम मैं आपसे बात करता हूं कि भाई मिनिमम 5 से 6 घंटे का समय आपको फिजिक्स को देना चाहिए, आज से 26 नवंबर 23 नवंबर जब भी एग्जाम है तब तक। मिनिमम 6 घंटे डेली, मिनिमम इंक्लूसिव ऑफ क्लासेस, ये 6 घंटे मिनिमम देने ही देने, ये याद रख लो बस। चाहे आप किसी स्टेटस पे हो, 6 घंटे का समय मिनिमम है। इसके ऊपर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से, क्योंकि आप जेईई की तैयारी कर रहे होंगे तो मैथ्स और केमिस्ट्री को टाइम भी देना होगा, तो आपको 4-4 घंटे अगर आप मैथ केमिस्ट्री को भी देते हैं तो आपके पास 14 घंटे का एंगेजमेंट एक दिन में आएगा, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क होता है। इंपॉर्टेंट है कि आप उसको मेंटेन कर पाए, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, वो आपको मेंटेन करनी है। तो इसका एक ध्यान रखना है। फाइनल सिंपल है, फिजिक्स रिवॉर्ड्स अंडरस्टैंडिंग नॉट मेमोराइजेशन। तो अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना है, मेमोराइजेशन कुछ चैप्टर्स में जरूरत है, मैं खुद ही खुल के बोलता हूं, वेव्स में जरूरत है, सेमीकंडक्टर में जरूरत है, मॉडर्न्स में जरूरत है, बहुत जगह जरूरत होती है, वहां करो ना मेमोरी। मुझे मैं आपको हर दिन बताता ही हूं, कैसा थोड़ी ना है कि हर एक जगह मैं यही लेके बैठाऊंगा, अरे भैया समझ ही लेंगे ईएमआई के अंदर हम सर पूरा फील्ड ट्रांसफॉर्मेशन समझ के बता देंगे। अरे नहीं बता पाओगे ना भाई, नहीं है। कैसे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में ट्रांसफॉर्म हो रही नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, मत जाओ उसके अंदर, क्या जरूरत है जाने की। लेकिन जितना है उसको अच्छे से पढ़ो, मैं पढ़ाता हूं, पढ़ो ना अच्छे से, क्या दिक्कत आ रही है, उसको अच्छे से करो, ठीक है ना। तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एनएससीपी के बैचेस के अंदर जा सकते हैं, हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उसके थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप क्लास 12th में हैं, कंप्लीट रिवीजन की तरफ जाना चाहते हैं, तो टीआरपी बैच है, टॉपर्स रिवीजन प्रोग्राम, उसके थ्रू अपनी रिवीजन को शुरुआत भी कर सकते हैं, जो हर एक बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट एनएससीपी के बच्चों को मिलता ही है। तो आपको वो मिल जाएगा, मिल जाएगा, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट एनएससीपी एंड द स्ट्रेटजीज फॉर द क्लास 10th 11th एंड 12th स्टूडेंट। अगर आपके फिर भी कोई डाउट रह गए हैं, कोई बात आप चाहते हैं कि मैं आपसे करूं, तो प्लीज कमेंट में अपने बातें बता दीजिए, मैं उन कमेंट्स को एनालाइज करके आपको कमेंट कर दूंगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी ग्रेट डे, थैंक यू।